मेरे कमरे में एक खिड़की है। मेरे कमरे में एक खिड़की है। खिड़की से मैं दुनिया देखा करता था। खिड़की पर अब अखबार लगा है। मेरे और दुनिया के दरमियान बस अखबार खड़ा है। अब तो डिज़ाइन कॉलेज जैसे कि निफ्ट हो गया और बाकी भी हैं, वहाँ भी पोएट्री और फिलॉसफी पढ़ाई जाने लगी है। आपको क्या लगता है कि फिलॉसफी या मुझे भी आया था। हाँ, मुझे मुझे याद है। अप्रोच किया था निफ्ट ने। मुझे निफ्ट ने अप्रोच किया था इस साल। हुँ, बट मेरा बड़ा ट्रैवल प्लान ज़्यादा था। तो इसी पे मेरा एक सवाल है कि वहाँ पर फिलॉसफी पढ़ाई जाने लगी। आपको क्या लगता है कि फिलॉसफी किसी व्यक्ति को क्रिएटिव थॉट्स या डिज़ाइनर बनने में हेल्प कर सकता है? बड़ा स्टेटमेंट मार रहे हो आप। दुनिया और दुनिया के दो बागी या तो जंगलों में भटकते हैं, शेरों से लड़ते हैं, दूसरे वो जो शब्दों के जंगलों में भटकते हैं और ये भी शेरों को पालते हैं। आज के दौर में जहां पोएट्री कमजोरों की तासीर मानी जाती है, आओ तुम्हें सुनाते हैं कि नज्म आखिर है क्या। मेट्रो में भागते मशक्कतों का नाम नज्म है। शाहजहां के ताज के फैसले का नाम नज्म है। बहादुर शाह जफर के युद्ध विराम का नाम नज्म है। पहाड़ों को तकते लोगों के चेहरों का नाम नज्म है। नज्म एक आवाज है। चीखते चिल्लाते नारों के बीच की खामोशी का नाम नज्म है। नज्म एक घटना है, एक बगावत है, एक सुंदर बगावत। और कुछ नज्मकार जो इन्हीं नज्मों के बागी हैं, उनमें से एक की आवाज आज हम सुनेंगे। इनका नाम है यसीन अनवर, जिनको बड़े ही कम उम्र में नज्म की सुंदर लत लग चुकी है। यसीन साहब, आपका हमारे अनथिंकेबल पॉडकास्ट में स्वागत है। बहुत शुक्रिया निशांत। आप बखूबी जानते हैं ज़मीन को आसमान में कैसे तब्दील किया जाता है। चीज़ों को बड़ा बना करके कैसे पेश किया जाता है। बहुत नहीं, शुक्रिया। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत फैन हूँ आपका। मैं हमेशा सुनता रहता हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन चेक ऑन इट। और मैं थैंक बिल्कुल यू चाहता था कि ये दैट्स पॉडकास्ट हम करें, हमारे बच्चे भी इसको सुने। सबसे पहला आपको थैंक यू। किस नाम से बुलाना सही होगा? सबसे पहला ये बताइए। यासीन इज़ गुड। आई मीन आई डोंट हैव अ पेट नेम सो यासीन इज़ वेरी गुड। मुझे आपको देख के साहब बोलने का बड़ा दिल करता है। नहीं, नहीं, नहीं प्लीज़। सो मैं अभी यासीन साहब बोलूँगा, आप अपने मन नहीं, में नहीं यासीन समझ लीजिए। यासीन आप बोला है। आई विल बी वेरी कंफर्टेबल विद दैट। चलिए, ठीक है। सो शुरुआत वहीं से करते हैं, छोटे शायर से शुरू करते हैं, यासीन की जर्नी से शुरू करते हैं। आपका जन्म कहाँ हुआ और आपके नज़्म तक का सफ़र कैसा रहा? पहले तो ये बताइए। तो मेरी पैदाइश जो है वो पटना की है। हुँ, आई वाज़ बोर्न इन पटना इन द ईयर 1989। ठीक है, तो ऑल्दो पैदाइश के फ़ौरन बाद आई मूव्ड टू सऊदी अरेबिया बिकॉज़ माय फादर वाज़ वर्किंग देयर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। वो डेपुटेशन पे गए हुए थे वहाँ पे। तो मेरा जो बचपन गुज़रा है वो मिडल ईस्ट में ही गुज़रा है। हुँ, इनफैक्ट बचपन क्या टिल 7th। हुँ, एंड in the year 2004 I came back to Delhi for my studies and डिफेंस कॉलेज में एक स्कूल होता है जो लोग दिल्ली से वाकिफ है। आर के इंटरनेशनल राधा कृष्ण इंटरनेशनल स्कूल सी ब्लॉक में। यस। तो वहाँ मैंने 8 9 10th वहाँ पे किया। एंड ये जो पोइट्री की जर्नी है ना, सो व्हेन आई केम टू इंडिया तब तक तो मैं लिखता नहीं था। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर थी कि कभी गाना वाना सुना तो उसको उसके अल्फाजों को चेंज करके हुँ, कुछ अपने वर्ड्स डाले और ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे बेटर है। ये सारी चीज़ें थी बचपन से, लेकिन कभी तक लिखा नहीं था। सो व्हेन आई केम टू इंडिया इन 2004 दैट इज़ व्हेन आई रोट फॉर द फर्स्ट टाइम। उस टाइम अंग्रेज़ी में लिखा करता था। तो 8th क्लास में पहली बार एक नज़्म लिखी मैंने। वेरी नाइस। और तो फिर या फिर दिल्ली से कितना वक़्फ़ियत रहा? कितना समय आप दिल्ली में रहे और फिर आप यार मैं दिल्ली में आई 8th के बाद मैं 12th तक की पढ़ाई दिल्ली में किया। ओके। फिर मैं इंजीनियरिंग के लिए हाँ, 10th के बाद आई केम टू जामिया। हाँ, उस वेरी नाइस। टाइम उस टाइम जामिया स्कूल बड़ा अभी एक अभी यूनिवर्सिटी भी बहुत प्रेस्टिजियस है, बहुत ऑब्वियसली। प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। लेकिन उस टाइम में होता क्या था निशांत, कि जिसका 11th में जामिया में एडमिशन हो जाए हाँ, ही वाज कंसिडर्ड सेटल्ड। क्योंकि जामिया स्कूल का एक अपना कोटा होता था यूनिवर्सिटी में 30% के आसपास का। सो एनीवन हु गॉट इनटू द स्कूल थ्रू द कंपटीशन will end up in some or the other course in Jamia. हुँ, करेक्ट। तो
दैट इज वो एक ऐसा टाइम था जब आई केम टू जामिया, बट वो जामिया में दिल लगा नहीं मेरा, थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे बच्चे, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था, वहाँ पे जो भी थे वो सारे टॉपर्स हुआ करते थे, हम्म। तो वो एक माइंडसेट ऐसे ही कभी लोग मैच किया बागी ही नहीं। निकलते हैं, ऐसे ही लोग बागी निकलते हैं, जो मैं बात कर रहा था शुरू में। उससे देन आई गॉट इनटू स्पोर्ट्स, वहाँ पे जामिया में मैं बहुत एक्टिव हो गया स्पोर्ट्स में, हम्म। देन आई प्लेड क्रिकेट फॉर, प्रोफेशनली भी खेला, तो जामिया का मेरा मोस्टली जो है वो टाइम स्पोर्ट्स पे ज्यादा गुजरा चलिए, जी। आपसे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता था। ये इवेंचुअली सवाल मेरा नहीं है, ये इवेंचुअली सवाल बहुत सारे लोगों का इंटरनेट पे है। आप रेडिट पे हम्म जाइए, आप इंस्टाग्राम पे जाइए, आप यूट्यूब पे जाइए, एक अलग किस्म का बैंटर चल रहा है। तो उसी से रिलेटेड से ये बहुत अच्छी शुरुआत होगी कि आज के दौर में नए फ़िल्म मेकर जिनका ये मानना है हम्म कि 2 किस्म के लोग होते हैं। एक होते हैं अल्फा मेल का कल्चर है और दूसरे होते हैं जो वीक होते हैं, वो पोएट्री करते हैं एज़ एज़ पर द फ़िल्म नॉर्म्स। इस पर आपकी क्या राय है? मेरा ये मानना है कि जो आजकल के, मुझे नहीं पता कि आपने एनिमल फ़िल्म देखी कि नहीं? लेकिन उसमें वो बोलता है, जो किरदार है, जो मेन किरदार है, वो बोलता है कि 2 किस्म के मर्द होते हैं। एक होते हैं अल्फा, जो फाइटिंग करते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो कि पोएट्री-वोएट्री करते हैं, वो वीक लोग होते हैं। और वहीं पर फ़िल्म में उसके बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक चल रहा है कि पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ। देयर इज़ अ वेरी बिग कॉन्ट्राडिक्शन कि आप फिर पोएट्री यूज़ क्यों कर रहे हो अपने फ़िल्म में? देयर वाज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन टू मी बिकॉज़ वॉचिंग अ फ़िल्म एंड देन कमिंग बैक एंड हियरिंग अ डायरेक्टर वाज़ अ वेरी शॉक। इस पर आपका क्या राय है? मैं एक इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बताता हूँ आपको, आई मीन सो दिस डज नॉट मेक सेंस, पोएट्री इन पास्ट was very much used in the war field। हुँ। वो जो उनको नशा चढ़ता था ना लड़ाई का, वो आपस में एक पोएट्री सुनाते रहते थे, पढ़ते रहते थे और लड़ते रहते थे, करेक्ट, करेक्ट, तो करेक्ट। दैट वाज यूज्ड फॉर एन इंस्पिरेशन। और आप अगर 1400-1500 साल पहले चले जाए, जो मिडल ईस्ट पे जो वॉर हुआ है, तो वो बजाबता अपनी औरतों को जंग पे लेके जाते थे कि ये पीछे से पोएट्री पढ़ती रहे, हाउ ठीक है। नाइस। और वो उस टाइप की पोएट्री होती थी, कुछ पोएट्री होती थी टॉन्टिंग, कि अगर जो दुश्मन है वो मजबूत है, वो आपसे ज्यादा ताकतवर है, तो जो आपके लोग वॉर फील्ड पे वो भागे नहीं, तो दीज पोएट्री वुड एक्चुअली टॉन्ट देम। पूरा पैल्पिटेशन क्रिएट करने के लिए, उत्तेजित करने। पैल्पिटेशन क्रिएट, उत्तेजित करने के लिए, करेक्ट। प्रोवोक करने के लिए हुँ, पोएट्री यूज की गई है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द प्रेजेंट, ये जो पूरा अल्फा मेल कल्चर, ये तो अभी रिसेंटली मूवीज पे एकदम से पॉप अप हुआ है। हुँ। एवरीथिंग कैन नॉट बी सॉल्व यूजिंग वायलेंस। I करेक्ट। mean, war, ठीक है, every nation, every religion allows war in a limited capacity, ठीक है, in order to survive, sustain. But war से बड़ा जो चैनल है वो है कल्चरल डिप्लोमेसी, हुँ। and the entire world is getting into it, getting back to it. करेक्ट। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये मैन क्रिएटेड कॉन्सेप्ट है कि अल्फा मेल, आई मीन व्हाट इज द एंड ऑफ अल्फा मेल, आई मीन वेयर डू यू रीच। करेक्ट, ऑब्वियसली। चलिए आपने एक जंग जीत ली, दूसरी जीत ली, तीसरी, at the end of the day you'll have to come back home, you need comfort। करेक्ट। दिस ऑफ। लड़ाई तो आपको कंफर्ट देगी नहीं ना। कंफर्ट के लिए तो अब मुगल पीरियड पे आप देखिए ना, उन्होंने कितना इंपॉर्टेंस दिया पोएट्स को। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अलाउद्दीन खिलजी के कैंप में थे पोएट, जो खुसरो थे, और वो यूँ। इनफैक्ट हाँ, इनफैक्ट आई मेट द गाय हु प्लेड द कैरेक्टर ऑफ खुसरो इन दिस मूवी, पद्मावत। रणवीर सिंह की जो मूवी है पद्मावत में, जो जिन्होंने किया है, आई मेट हिम रेख्ता में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं वो। ओके। इज अ कश्मीरी गाय, नाम मेरे जहन से निकल रहा है, तो आई मेट हिम 3-4 years बैक या। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, बहुत अच्छा आपने ये पॉइंट दिया कि पहले वॉर में भी होता था, इवन अल्फा मेल्स नीडेड इट देयर वैलिडेशन। ये हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी को भी चाहिए था, और बहुत सारे लोगों के कोर्ट्स में होते थे। इवन बहादुर शाह जफर हैड गालिब एंड ज़ौक इन देयर कोर्ट, जो कि उनको। एवरीवन, आई मीन, इवन आप उससे भी पहले चले जाइए, तो पीपल हैड, देयर वाज अ सेंस ऑफ पोएट्री एवरीवेयर एंड व्हिच वाज अप्रिशिएटेड। करेक्ट, करेक्ट। एंड वो आपको क्योंकि एक सिविलाइज बनाती है, आपके सिविलाइजेशन को एनहांस करती है,
तो इट वाज नीडेड whenever there was a civilization, आर्ट की रिक्वायरमेंट थी ही थी उसमें। ठीक बात ठीक बात है। और ये बहुत सही आपने तर्क दिया कि एंड कहाँ होगा। इवेंचुअली व्हेन वी इवॉल्व, तो हमने कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के ऊपर काम किया, लैंग्वेजेस डेवलप किए, सारी चीजें, रिलीजन डेवलप किया, तो ये सारा चीज तो अल्फा मेल से लेना देना है ही नहीं। खैर, आपके फेवरेट शायर कौन है? यार ये बड़ा ना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अलग अलग टाइम में ना बहुत अलग अलग लोगों ने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है मुझे। मैं आपको बता दूं, मैंने जो पहला पोएट्री रीडिंग अटेंड किया था, वो एक शायर हुआ करते थे, कलीम आजिज। कलीम आजिज बिहार के सबसे बड़े शायरों में से एक आज भी माने जाते हैं। करेक्ट उनको कहा जाता था ये वक्त के मीर है। करेक्ट करेक्ट। और उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग इनका बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। तो जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी और आज़ादी मिली, तो उसके बाद पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों पे एक रॉइट टाइप का माहौल बन गया था। देवर रॉइट्स टेकिंग प्लेस ऑलमोस्ट एवरीवेयर। करेक्ट। एंड उनकी फैमिली के मेरे ख्याल से 12 या 14 लोग उस रॉइट पे मारे गए। ये पटना से कुछ 100 किलोमीटर दूर इनका विलेज था। और लगभग इनकी वालिदा थी, इनकी बहन थी। या तो वो मारे गए या उन्होंने अपनी इज्जत को बचाने के लिए कुएं में वो लोग कूद गए। करेक्ट करेक्ट। तो वो पहुंचे, और शायद होता क्या है, जो असली में शायद वो आपको समझ में आएगा। जिस आदमी ने ये किया था, जिसने जो मॉब को लीड कर रहा था, उसके बेटे को उन्होंने पढ़ाया। पढ़ाने के बाद उसका बिजनेस सेटल किया, and now he's a successful businessman in Patna. So that is what poets are meant for. लवली लवली। फिर जब आप जवानी में जब आप इश्क विश्क कर रहे होंगे, दिल विल तोड़वा रहे होंगे, नए रिलेशनशिप कर रहे होंगे, उस टाइम के कौन थे शायर आपके? यार उस टाइम पे तो भाई साहिर को बहुत पढ़ा है हमने। उस टाइम साहिर तो भाई साहिर ही थे। फिर दाग को बहुत पढ़ा हमने। दाग समझ पे आते थे कि वो हमारे मतलब की बातें करते थे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो दाग को हमने काफी पढ़ा उस टाइम पे। फिर जो बशीर बद्र को पढ़ा बहुत ज्यादा। निदा फाजली। करेक्ट। निदा फाजी से 1-2 बार फोन में भी बातें की हैं। तो क्या बात कर रहे हो आप? निदा फाजी से जी, तो यार निदा फाजी साहब से बातें हुई। इसी पॉडकास्ट में जल जाऊंगा मैं आप। नहीं, तो निदा फाजी साहब को काफी पढ़ा। उस टाइम में ये ना वो शुरुआत थी, तो उस टाइम में आपको बहुत ज्यादा डेप्थ वाली पोएट्री गालिब समझ में नहीं आता था। करेक्ट। हाँ, कुछ शेर समझ में आ गए, वो आपको लगता था यार ये हमारे लेवल का नहीं है, ये हमारी मतलब की बातें नहीं हो रही है यहाँ पे। तो उस टाइम में बशीर बदर पीछे गया तो दाग तक गया, दाग से पीछे नहीं गया। क्या पोएट्री के लिए शब्दों का धनी होना जरूरी है? यार इम्पोर्टेंट है ना। मतलब आप ये देखिए ना, अगर आप उर्दू लिटरेचर को पढ़िएगा तो ये कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत को डिफाइन करने के लिए 7 स्टेजेस है। आप किस स्टेज में कौन सी बात करेंगे, क्या आप वो बताएंगे? वो 7 स्टेजेस वो है, वो अलग अलग है। मतलब उसमें ना 7 का भी, उसमें भी काफी कॉन्ट्रडिक्शन है। अट्रैक्शन से शुरू होता है, बहुत से है कि वो पागलपन पे खत्म हो। 3-4 स्टेजेस जो हैं वो इश्क के क्या कहते हैं, मजाजी कहलाती हैं। 3 स्टेज हकीकी कहलाती है। जाता है फिर उनसे शुरू होता है, ठीक है। फिर वो क्या कहते हैं, कुछ लोग जो है, कुछ स्कॉलर्स मौत पे खत्म करते हैं, कुछ लोग उसको दीवानापन पे खत्म करते हैं, मैडनेस पे। करेक्ट। लेकिन अगर आप अरेबिक लिटरेचर पे जाएंगे तो 14 स्टेजेस है, ठीक है। उन्होंने जो अपने लिटरेचर पे डिफाइन किया, 14 स्टेजेस हैं। मेरी एक इंग्लिश राइटर है जिन्होंने हिंदी लिटरेचर को काफी ट्रांसलेट किया है, इनफैक्ट भक्ति लिटरेचर को। वो एम्स में प्रोफेसर हुआ करते थे, उनसे एक बार बात हो रही थी। वो कह रहे हैं कि भक्ति में भी 10 स्टेजेस है। भक्ति लिटरेचर में अगर आप जाएंगे 10 स्टेजेस। मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे स्टेज बताएं, तो उन्होंने खैर वो बताया नहीं। उन्होंने कहा बताऊंगा तुम्हें कभी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ा ये भक्ति लिटरेचर में 10 स्टेजेस हैं मोहब्बत की। मैंने भी सुना है कि भक्ति रस के 10 पैमाने होते हैं अलग अलग। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे ख्याल से ये बच्चों को जावेद साहब कहते हैं पहला शेर लिखने से पहले गालिबन मतलब 1000 या 10,000 शेर तुम्हें याद होने चाहिए, तब लिख पाओगे।
उन्होंने कहा ये मैंडेटरी कंडीशन है, मतलब इतने तो होने ही चाहिए तुम्हें यार। मतलब मैं बच्चों को ये स्टेज वाली बात के लिए बता दूं, एक फिल्म आई थी दिल से, जो मणिरत्नम ने बनाई थी, उसमें तू ही तू सतरंगी एक गाना है उसमें। सतरंगी वो एक्चुअली उसी के ऊपर बेस्ड है। करेक्ट, तो उसमें वो वो उसी के 7 ऊपर स्टेजेस बेस्ड है। ऑफ इश्क के बारे में बताया गया है, जिसमें जो मनीषा कोइराला है वो अलग अलग ड्रेसेस को चेंज करती है, शाहरुख का एक ही कपड़ा होता है, सो शी चेंजेस द ड्रेसेस एज पर हर मैं 7 स्टेजेस ऑफ हर लव। एक बहुत ज्यादा रिवील तो नहीं करूंगा, मैं एक इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ किसी बड़े राइटर के साथ। बस इतना भी बता सकता हूँ, बाय द एंड ऑफ द ईयर कुछ गुड न्यूज मिल जाए। अरे यार प्लीज थोड़ा सा नाम तो बता दो हाँ। राइट यार। नहीं नहीं, राइटर का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ वो बॉलीवुड के बड़े राइटर हैं, उनके गानों को कंपाइल कर रहे हैं और मैं समझ स्टेज गया, वाइज। मैं समझ गया इतने से। बस आपने, बस आप अपने तक रखें वो बात। कुछ चीजें चल रही हैं उसके ऊपर, अभी बहुत बहुत बेसिक स्टेज पे है ओह क्योंकि माय एक्सपेरिमेंटल गॉड, वर्क लगता है। है कि फिर से हमें सुनना पड़ेगा फिर, यासीन साहब को फिर से बुलाना नहीं पड़ेगा तो दिसंबर के। ठीक है, नहीं आई एम वेरी थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड। हाँ। चलिए, सो आई मीन, इसी से लीड करता हुआ एक दूसरा सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे। गुलजार की हाँ मिठाई समय के साथ बदली है। पहले हम सुनते थे तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, से जुबां पर लागा नमक इश्क का जैसे सवाल का सफर उन्होंने तय किया। पोएट्री अगर कमर्शियल होती है तो क्या वो अपना इम्पैक्ट खो देती है? और आप तो गुलजार से भी मिले हैं, सो आपका इस पर क्या टेक है? यार देखो, ऑडियंस चेंज हो रही है। पोइट्री होती क्यों है? एक तो होती है आप पोइट्री सिर्फ आप अपने लिए करें, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करें, यार मैंने लिख दिया, बड़ा कमाल का लिखा है, हम्म, दिल खुश हो गया, 4 दिन उसको लेकर आप खुश हैं, पढ़ रहे हैं, लोगों को सुना रहे हैं। एक तो वो है पोइट्री का पर्पस। एक पर्पस है कि वो सर्व करे। तो जो सर्व, लोगों को सर्व करने की बात है ना, तो आपको ऑडियंस के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। हम्म, अब किसी ने सोचा नहीं था कि जगजीत सिंह गजल आज इतनी फेमस क्यों है, लोगों तक क्यों पहुंच पाई? क्योंकि जगजीत सिंह ने उस पर काम किया, उसको थोड़ा मेलेडियस बनाया, उस पर थोड़ा सा वर्क किया, उसको एक नए शेप पे लेके आए। ठीक है, तो वो जो नया शेप था, जो ऑडियंस था, वो उसका डिमांड था। जगजीत सिंह ने उस नर्व को समझा, उसको सर्व किया, बोला देखो ये है। लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। करेक्ट। अगर वो लोग नहीं करते तो वो फॉर्म जगजीत सिंह सरवाइव करते, लेकिन शायद कोई नया फॉर्म पोइट्री का आ जाता। जैसे आजकल रैप पे हम लोग कहते हैं हम्म, कि अच्छा कंटेंट भी आ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें मेहनत नहीं हो रही है। जो कंटेंट उसमें भी कुछ कुछ बहुत अच्छे कंटेंट है। हम्म, तो गुलजार साहब ने उस नफ्स को समझा कि वक्त जैसे बदल रहा है उसके साथ वो अपने आप को पुश करते गए, अपनी बाउंड्रीज को पुश करते गए कि नहीं ये वक्त, कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, मतलब क्या कमाल लिखा है गुलजार साहब ने। ये आंखें भी कमाल करती हैं, बड़ी पर्सनल सी सवाल करती हैं। करेक्ट। सो तो आप तो गुलजार साहब मिले ने हैं उस उनसे, चीज को वो, आप तो मिले हैं उनसे। मैं मिला हूँ, मैं उनसे मिला हूँ। तो मैं आपको इनफैक्ट बताता हूँ कि पहली बार जब मेरी मुलाकात हुई 2013 में, तो मैं उनको अपने इवेंट पे बुला रहा चाह रहा था। तो उन्होंने कहा यार मैं बिजी हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, तुम मेरे से आके नेक्स्ट डे, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पे उनका प्रोग्राम था हम्म, जनवरी में, तो वे नेक्स्ट डे आके तुम मेरे से 8:30 वहां मिल लो। तो मैंने कहा यार ठीक है, बोलो। और जब जो लोग जानते हैं, अब तो इतनी ठंड पड़ती नहीं है दिल्ली में, लेकिन 10 साल पहले काफी ठंड पड़ा करती थी, आई मीन काफी कोहरा। तो मैं सुबह 8 बजे उठा, तो इट वॉज वेरी डार्क। मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा यार मैं वहां जाऊंगा, वहां तो कोई होगा नहीं, मतलब इतने अंधेरे में, इतनी ठंड में कौन जाएगा। मैं वहां पहुंचा तो हाउसफुल, हमें जगह अंदर घुसने की जगह ही नहीं मिली, बाहर खड़े रहे काफी देर तक। फिर गुलजार साहब वहां से निकल, फिर वहां पे मुझे एक हमारी मेंटोर हैं सुकृता पॉल कुमार, जो लोग जानते हैं। सुकृता पॉल की 2 किताबों को गुलजार साहब ने ट्रांसलेट किया, एक या 2 किताबों को गुलजार साहब ने ट्रांसलेट किया है। आजकल वो साहित्य अकेडमी में गेस्ट एडिटर है, उनकी जो मैगजीन आती है। तो मैंने सुकृता जी को देखा, मैंने कहा मैम गुलजार साहब ने बुलाया था, लेकिन इस भीड़ पे तो मैं मिल ही नहीं पाऊंगा उनसे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम जाके सीढ़ी के पास खड़े हो जाओ, उनको मैं ही ले, वो मेरे साथ ही आएंगे वहां पे, वहां तक मैं वहां पे मिला दूंगी। तो मेरी पहली मुलाकात उनसे वहां हुई। कैसे हैं वो एज अ फिर पर्सन? ही इज जेम ऑफ अ पर्सन, और उनको चीजें याद रहती हैं, काफी याद रहती हैं। मतलब वो मेरी पहली मुलाकात थी उनसे,
और उस टाइम में एक एंथोलॉजी मैंने कंपाइल किया था जिसमें उनका काम था, उनकी पोइट्री थी, तो वो एंथोलॉजी भी मैंने उनको दिया था। उसके 9 महीने के बाद एक और फ्रेंड हमारी सबा बशीर, काफ़ी अच्छी राइटर है, प्रोफेसर जामिया में, तो उन्होंने गुलजार साहब की पोइट्री पे पीएचडी की है, और उनका पीएचडी वो गुलजार साहब की पोइट्री थी, और वो उनका जो पीएचडी का थीसिस था दैट वाज एक्चुअली बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ बुक, एंड उस बुक की लॉन्च थी। तो हम लोग जामिया गए, तो इत्तेफाक से जो बुक मैंने गुलजार साहब को दी थी वो बुक मेरे हाथ में थी, किसी और को देना था। तो गुलजार साहब ने देखा, उन्होंने कहा ये किताब तो मेरे पास है, तुमने दी है मुझे। तो ये एग्जैक्टली 9-10 महीने के बाद उनको ये चीजें याद थी, हाँ तुमने दी है, मैं, एंड इट वाज आउट ऑफ नोवेयर। तो वो हमारी खैर दूसरी बार मुलाकात हुई गुलजार साहब से, एंड क्या बात है। सो इससे लीड करते हुए एक सवाल है कि लोग अक्सर पेन, ट्रॉमा और पोएट्री को रोमांटिसाइज करते हैं। ये कितना सच है कि पोएट्री के लिए पेन होना बहुत जरूरी है, दर्द होना बहुत जरूरी है? यार एक चीज तो मैं आपको ना एक बहुत बेसिक एग्जांपल बताता हूँ। सो व्हेन यू आर हैप्पी एंड यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक, तो आपका जो ध्यान है वो बीट्स पे होता है, करेक्ट। म्यूजिक के बीट पे। और जब आप उदास हैं तो आपका ध्यान उसके वर्डिंग पे जाता है, करेक्ट। क्या आप बात, उसको गुनगुनाने लगते हैं, क्या बात फिर है। वो बीट से निकल जाता है मामला। करेक्ट। ठीक है, ये आप कभी भी नोट कीजिएगा, इट्स अ कॉमन फिनोमिनन। इंसान उदास गाने सुनता है इसलिए कि वो उस वर्ड से रिलेट करना चाहता है। करेक्ट। तो मुझे ये लगता है यार निशांत की इट ऑब्वियसली जब आपका दिल टूटता है, या देखो पोएट्री कभी भी की जा सकती है, उसके लिए दिल का टूटना शर्त नहीं है, पोएट्री कभी भी की जा सकती है, लेकिन इट मेक्स योर वर्ड्स मोर इम्पैक्टफुल। वो जो डेप्थ है ना, वो डेप्थ इसके बाद आती है। इसीलिए रॉक स्टार में बोलता है कि उसके लिए दिल का टूटना बहुत जरूरी है, दिल का टूटना बहुत जरूरी वो डेप्थ इसके, हाँ वो डेप्थ जो है वो डेप्थ इसके बाद आती है। है। एक और सवाल है। और वो ये नहीं होता कि दिल का टूटना ये मैं इस चीज का, ये जरूरी नहीं है कि दिल का टूटना हो, किसी के ऊपर हालात भी आ सकते हैं ऐसे, बट इट यू नीड टू गो थ्रू अ सिचुएशन। करेक्ट। दैट इज व्हाट आई मीन यू नीड टू गो थ्रू अ सिचुएशन, क्योंकि वो जब आपका बैरियर टूटता है ना, तब चीजें आपको नजर आना शुरू होती हैं। एक लिमिट तक तो जब आप ऊपर जा रहे हैं ना, तो ग्रेविटेशन आपको खींच रहा है, उस ग्रेविटेशन के बैरियर को तोड़ के जब आप बाहर निकलते हैं ना, तब आपको स्पेस समझ में आता है। अरे तो वो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। क्या हर व्यक्ति में फिलॉसफी होना जरूरी है, और क्या अगर हर व्यक्ति में फिलॉसफी हो तो दुनिया बेहतर बन जाएगी? यार हर व्यक्ति में फिलॉसफी होना जरूरी है, नहीं है, होना चाहिए, यस आइडियली यस। ठीक है, दुनिया बेहतर बननी चाहिए, आइडियली यस, बट दुनिया का मकसद क्या है? इट इज अ बैलेंस बिटवीन गुड एंड बैड। सब कुछ अगर गुड हो गया फिर होगा क्या? आई मीन फिर करेक्ट। पॉलिटिशियंस क्या करेंगे, जो डिप्लोमेट्स है वो क्या करेंगे? करेक्ट। आई मीन दे विल गो जॉबलेस, मे बी दे विल बिकम अ बैड पीपल। करेक्ट। ये वो वाली बात है कि अगर टायर सारे सही बना दिए जाएंगे तो पंचर वाले क्या करेंगे? वो अगर आपने वो अपने मकबूल मूवी देखी है, करेक्ट। हाँ, देखिए, मैंने बिल्कुल देखी। उसमें वो एक डायलॉग है ना ओमपुरी और नसीरुद्दीन शाह का, हम्म, आग के लिए पानी का डर हम्म, बना रहना जरूरी है, समझ गया। संतुलन बनाए रखता है। समझ गया। क्या बात So है। they will always, so if you go back ना, तो if I mean मैं अपने religious biblic religion पे जो philosophy है, how the world started, तो it is ना जो पहला murder हुआ था, that was by Adam's son, हाबिल एंड काबिल के बीच का कॉन्फ्लिक्ट था। तो वो तो एकदम स्टार्टिंग से आया हुआ है, गुड एंड बैड। करेक्ट। 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 यिंग यांग का कल्चर भी वैसे ही आता है, अगर आप अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंट्री में देखेंगे तो वो डिजाइन तक भी लेके आते हैं चीजों को। और दूसरी एक चीज देखो निशान, वी आर ह्यूमंस, ठीक है, एंड वी आर बाउंड टू डू मिस्टेक्स, वी कांट बी परफेक्ट। चाहे आप वो
कितनी भी फिलोसफी अपने आप को बड़ा फिलोसोफर बना लें, कह लें, समझ लें, वी आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स। ठीक बात है। हाँ, अब कुछ ये होता है, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो आपको पर्सनल लेवल पे नुकसान पहुंचा रही हैं, वो सोसाइटी के लिए नुकसानदेह नहीं है। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो सोसाइटी को गुमराह कर रही हैं, जो उनके लिए परेशानी का सबब बन रही हैं। करेक्ट। इससे मुझे एक सवाल आया था, मैंने लिखा था कि मैं आपसे पूछूंगा कि लोग अक्सर बोलते हैं कि पोएट बनोगे तो झोला उठाकर फिरोगे, ऐसे में उसमें एक ठोस करियर बनाना मुश्किल है। आज अगर एक 12वीं का बच्चा फुल टाइम पोएट बनना चाहता है तो उसकी सबसे बड़ी आपके हिसाब से चुनौती क्या होगी? नहीं यार, देखो, ये एक ना सिर्फ पोएट बनोगे तो क्या करोगे? भाई, पोइट्री से रिलेटेड इतनी सारी चीजें, मैं तो कितने पोएट्स को जानता हूँ जो बहुत कमाल का काम कर रहे हैं, जो बॉलीवुड में नहीं है, हम्म। जिन्होंने एडवर्टाइजिंग ज्वाइन कर लिया है, जिन्होंने उनको लिखने का शौक था इसलिए उन्होंने जर्नलिज्म ज्वाइन कर लिया है। करेक्ट करेक्ट। तो वो जर्नलिज्म और वो जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है, या जिस फर्म के लिए वो काम कर रहे हैं, इट्स गिविंग देम डिसेंट मनी, एंड समहाउ वो उसी कल्चर में जो है ना, हैं, अपने उस इन्वायरमेंट पे जुड़े हुए हैं। हम्म। There are a lot of good journalists who are decent poets. बहुत से लोग को मैं जानता हूँ जो रेडियो में काम कर रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं, हाँ हाँ, देखिए, अब आप बिहार के, यूपी के किसी गांव में हैं और आपने लिखना शुरू किया, आपके मैं यहीं से लिखूंगा, मैं तो बाहर नहीं जाऊंगा, मैं बहुत अच्छी शायरी करता हूँ, वो फ्लेक्सिबिलिटीज हो रही है ना कि आप चीजों को अडॉप्ट करें। करेक्ट। अगर आप नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है, ठीक बात। लेकिन अगर आप एज अ पोएट सरवाइव करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आज के टाइम में सिर्फ पोएट बन करके भी आप, क्योंकि आज के टाइम में इतने प्रोग्राम्स हो रहे हैं, अगर आपके पोएट्री में जान है, आपके पोएट्री में वो चीज है जो लोगों को चाहिए, क्वालिटी है, कंसिस्टेंसी है, तो आप फिर भी सर्वाइव कर जाइए। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनको पोएट्री का शौक था, इस वजह से उन्होंने हिंदी लिटरेचर या उर्दू लिटरेचर पढ़ा, वो आज पीएचडी करके प्रोफेसर है। आपको उस इकोसिस्टम को समझना पड़ेगा। आप चाहेंगे कि नहीं मैं पोएट हूं, मैं रेबल कर जाऊंगा, तो वो रेबल नहीं, वो बेवकूफी है। रेबल इज समथिंग एल्स। ठीक बात है। ठीक बात है। ठीक है, अब इस तो पे मैं एक लीडिंग लोग क्वेश्चन सरवाइव। पूछता हूँ जो बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में रिबल का मतलब क्या है आपके हिसाब से? यार, एक्चुअल रिबल का भी ना, इट्स अ वेरी ग्रे स्पेस। एक बच्चा है जिसने 12th किया है, उसको साइंस नहीं पढ़ना है, उसके घर वाले साइंस पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि शायद, जैसे आपको, चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। So, I come from a family where my father is a doctor, my sister is a scientist, और इस जनरेशन में मैं अपने फैमिली में पहला बच्चा था जिसने कहा कि मुझे आर्ट्स पढ़ना है। हम्म। ठीक है, अब वो घर वाले तैयार हुए नहीं कि नहीं 10th के बाद, जबकि मेरा मार्क्स बहुत एवरेज था, सिर्फ सोशल साइंस में बहुत अच्छा था, अदरवाइज मेरे मार्क्स बहुत एवरेज थे 10th में। वो घर पे डिस्कशन चलता रहा, ऑन एंड ऑफ, ये वो एक्स वाई जेड, कहा कि नहीं, तुम्हें साइंस लेना चाहिए। तो हमने साइंस ले लिया, मैथ्स ले लिया। आई वॉज नॉट एबल टू डू वेल, आई वॉज वेरी बैड विथ माई स्टडीज। और प्लस मेरे साथ ये अनफॉर्चुनेट रहा कि मैं जामिया में के स्कूल के उस सेक्शन पे था जहाँ सारे टॉपर्स थे। ओके। सेक्शन ए वाज मेंट फॉर टॉपर्स, एंड आई डोंट नो व्हाई दे प्लेस मी इन सेक्शन ए। तो वहां पे कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसके 90%, 95% से कम आए हो 10th में। हम तो बड़े एवरेज वाले थे। खैर, आई डिड नॉट डू वेल। देन माय फैमिली वाज लाइक, नहीं, तुम इंजीनियरिंग कर लो, इट इज द मोस्ट सिक्योर थिंग। हम्म। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन कर, उन्होंने कहा कि तुम इंडिया में जहां पढ़ना चाहते हो वहां पढ़वा देंगे तुम्हें, लेकिन तुम इंजीनियरिंग कर लो। तो आई एंडेड अप ऑप्टिंग फॉर बैंगलोर। ठीक है, बैंगलोर चला जाता हूँ। कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हो गया, वहां पे भी आई डोंट नो, आई वाज लकी कि एडमिशन हो जाता था मेरा। पढ़ाई में अच्छा नहीं था लेकिन एडमिशन हो जाता था हर जगह। अब वहां पे एडमिशन हो गया, पहला साल टॉप कर गया मैं, आई वाज अमंग टॉप 3 इन सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2।
एंड सेमेस्टर 3 से वो चीजें मुझे, एंड दिस वाज द टाइम जब वो पोएट्स कॉर्नर मैंने फॉर्म किया था। तो आपको पोएट्स कॉर्नर के बारे में, इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट पोएट्री ऑर्गेनाइजेशन जो स्केल में, जब मैंने छोड़ा 2015 में तो 23,000 पोएट्स थे उसमें ग्रुप में। माय गॉड। 23,000। तो आई स्टार्टेड दिस इन 2010, पोएट्स कॉर्नर 2010-11 के बीच की बात होगी। जब सेकेंड सेमेस्टर पे आया उस टाइम में आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन डिफरेंट पोएट्री बुक्स, ये वो 11-12 की बात है। तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ यार कि पोएट्री में जो मुझे लिखे, मैं गुलजार साहब को ईमेल लिख रहा हूँ, वहां से मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है। मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उस टाइम हयात से थे, उनको मैंने ईमेल लिखा, वहां से रिस्पॉन्स आ गया। क्या बात कर रहे हो आप? मैंने, हाँ, तो उनको भी मैंने कंपाइल किया एक एंथोलॉजी में। मैंने निदा फाजली साहब को किया, उनसे बात हो गई। राहत इंदौरी के यहाँ किया, वहां से कॉल, वहां से रिस्पॉन्स मिल गया मुझे। मैंने उस टाइम में मैंने रस्किन बॉन्ड को भी, रस्किन बॉन्ड को क्या था, कोई अप्रोच करने का तरीका नहीं था, मैंने ऑनलाइन नंबर ढूंढा, गूगल में एक नंबर मिला विच वॉज इनकम्प्लीट नंबर, तो मैं उसके लास्ट डिजिट पे ना 0 फिर 1 करके फिर 2 करके फिर 3 करके ट्राई करता रहा। बीच में एक नंबर लगा, एक साहब से मैंने बोला कि, एक साहब भारी आवाज पे फोन उठाए, मैंने कहा कैन आई स्पीक टू मिस्टर बॉन्ड? स्पीकिंग। माय And I गॉड। was like shit. मैंने कहा मैं फलाना बोल रहा हूँ, मैं यासीन अनवर बोल रहा हूँ, मैं ये एंथोलॉजी कर रहा हूँ सर, मैं आपकी ये बुक, ये पोएम जो है इस फलाने बुक से डालना चाहता हूँ उसके अंदर। ही सेड यस। तो आई वाज लाइक व्हाट एम आई डूइंग इंजीनियरिंग में, मैं बड़ा एवरेज से स्टूडेंट हूँ, और यहाँ पे एवरीबडी हु जो है इंडस्ट्री का, दे आर रिस्पॉन्डिंग। डॉक्टर थरूर वाज रिस्पॉन्डिंग टू मैसेज माय ईमेल, क्या बात कर रहे हो? एंड सम ऑफ दीज पीपल वर एप्रिशिएटिंग माय वर्क। तो फिर उसके बाद जो है ना इंटरेस्ट, वो कि मुझे वो जो एक रेबल था कि मुझे सोशल साइंस पढ़ना है, आर्ट्स पढ़ना है, वो रेबल कहीं ना कहीं मेरे अंदर पनप रहा था। इट नीडेड अ रीजन, वैलिडेशन, करेक्ट। एंड दैट इज व्हेन आई लेफ्ट माय इंजीनियरिंग। आई लेफ्ट इट इन फाइनल सेमेस्टर। लवली। हाँ, गट्स तो चाहिए उसके वो लिए। रेबल जो है ना, ठीक है यार, अब आदमी, बहुत से लोग उसको गट्स के थ्रू देखते हैं, बहुत से लोग जो है ना उसको सर्वाइवल का वो देखते हैं कि भाई सर्वाइव करना है तो ये नदी पार करनी पड़ेगी। ठीक बात है। सो अब इससे एक फिलोसॉफिकल सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, जो कि आजकल बच्चों के बीच में काफी फैसिनेशन है, इंक्लूडिंग द रेखता। जैसे कि हम कागा रे मोरी इतनी अरज तो से चुन चुन खाइयो मांस, या फिर सही गलत के उस पार के मैदान में इम्तियाज अली और इरशाद कामिल के कुछ मास्टर पीसेस हैं जो कि भारत में हमेशा फैसिनेटेड रहेंगे लोगों से। आप इरशाद कामिल से भी मिले हैं। सो मैं इरशाद कामिल, हाँ, आई रियली वांट टू नो कि उनका क्या टेक है, और ये कैसा एक अजूबा है जो कि अभी भी वर्कआउट कर रहा है। इतनी डीप फिलोसफी कैसे लोगों के बीच काम करती है? मैं देखिए, मैं इम्तियाज से एक ही बार मिला हूं, तो इम्तियाज के बारे में मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इरशाद भाई से मैं बहुत, इरशाद भाई से मेरे अच्छे रिश्ते हैं, मतलब आज भी, और मैं उनको बहुत टाइम से जानता हूँ। करेक्ट। सबसे पहला, आ, आप जावेद और गुलजार साहब, जावेद अख्तर के बाद अगर उनसे पहले जो इंडस्ट्री में लोग, गुलजार साहब से पहले या उनके आसपास जो इंडस्ट्री में लोग काम करते ना, देवर एक्चुअली द पीपल हु स्टडीड लिटरेचर। साहिर हैं, क्या कहते हैं, फिराक से तो नहीं, क्या नाम है यार इनका, काफी मशहूर थे, जिनका वो शेर है, जो मैं अकेला ही, मजरू सुल्तानपुरी, मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल मगर। ये लोग, इन लोगों ने कैफी आजमी थे, इन लोगों ने जानिसार रखता था, इन लोगों ने लिटरेचर को पढ़ा था। तो जब वो आते थे ना, तो अपने साथ वो फिलोसफी लेके आते थे, वो एक खजाना लेके आते थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि गुलजार साहब, जावेद अख्तर के बाद ना, फिर वो एक शिफ्ट आया। आनंद बख्शी भी थे, आनंद बख्शी भी बहुत अच्छा। उसके बाद फिर वो लोग कुछ भी लिख रहे थे, मैं किसी का पर्सनली नाम नहीं लूंगा, लेकिन इंडस्ट्री में कुछ भी लिखा जा रहा था। इरशाद कामिल के अंदर क्या है कि ही हैज स्टडीड लिटरेचर, तो वो उसी ट्रेडिशन से आते हैं। वो, आई डोंट नो कितने लोगों को मालूम है, वो पीएचडी है कॉन्टेम्पररी हिंदी पोइट्री में, क्या बात, पंजाब यूनिवर्सिटी। क्या बात कर। हाँ, तो जब वो जब आते हैं ना, तो वो उसी ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, वो अपना खजाना साथ लेके आ रहे हैं, हम्म। किस चीजों पे काम करना है,
वर्ड्स पे, साउंड पे, फिलॉसफी पे, जेंडर पे। तो इस वजह से उनके पोएट्री में आपको डेप्थ नजर आएगा। करेक्ट। मैं इरशाद कामिल का एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। आप लोगों में सब लोगों ने राजना मूवी देखी होगी। यस। बहुत प्यारी मूवी थी। इरशाद कामिल एंड ए आर रहमान का बहुत जबरदस्त काम था म्यूजिक पे। तो उनको ब्रीफिंग ये, इरशाद ने मुझे पर्सनली बताई थी ये बात, कि उनको ब्रीफिंग ये मिली कि एक लड़का है, वो एक लड़की की मोहब्बत में पागल है, एक गाना है, उस गाने में वो लड़का बचपन से जवान हो जाता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। और जो गाना लिखा जाएगा वो ऐसा होना चाहिए कि जो बचपन में भी रिलेवेंट हो, जवानी में भी रिलेवेंट हो। इरशाद कामिल को ब्रीफ मिली, वो चले गए। 15 दिन के बाद सिटिंग थी, दोनों मिले, इरशाद कामिल, आई गेस ए आर रहमान एंड आई गेस इम्तियाज। तो ए आर रहमान ने पूछा कि भाई आपने कुछ लिखा? इरशाद कामिल ने कहा तुम तक, एंड ही जस्ट वेंट साइलेंट। 10-15 सेकंड के बाद, यार में दिस इज ब्रिलियंट। अब तुम तक एक ऐसा वर्ड है कि वो बचपन में भी रेलेवेंट है और जवानी में भी रेलेवेंट है। कि दीवानापन का मकसद क्या है, तुम तक पहुंचना है। क्या बात है। अब कोई और लिरिसिस्ट मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, ऐसा लगता है कि कोई और होता तो वो एक गाना लिख के लेके चला जाता। अब उस गाने का रिलेवेंस ये एक वर्ड है तुम तक। तो दिस इज हाउ इरशाद वर्क। इसीलिए वो गाने का लिरिक्स भी वैसा है कि मेरी हर होशियारी तुम तक, मेरी हर तैयारी है मैं तुम तक। हाँ, वेरी नाइस। तो मैं वही हूँ। तो इरशाद के अंदर क्या है ना, ही कम्स फ्रॉम दैट जनरेशन जिन्होंने लिटरेचर को पूरा पढ़ा है अच्छे से। हाँ, ये वो तो वर्ड से वर्ड मिलाने वाला काम नहीं है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और आज के टाइम में बहुत सारे अच्छे गाने लिखे जा रहे हैं, लेकिन आप जब ये गाने वक्त के छन्नी से छन कर आगे जाएंगे 10 साल 15 साल के बाद, यू विल सी कि सबसे ज्यादा गाने इरशाद के जाएंगे इस जनरेशन से। एकदम ठीक बात है। क्योंकि इट विल मेक सेंस। आई या मेरे ख्याल से एक उन्होंने एक गाना, मुझे वो गाना याद नहीं आ रहा है, और व्हाट वाज दिस मूवी, रणवीर कपूर एंड दीपिका पादुकोण, तमाशा। इम्तियाज अली ने डायरेक्टेड, तमाशा। तमाशा में एक गाना है जिसमें ही इज टॉकिंग हीर रांझा की फिलॉसफी, ही इज टॉकिंग मूसा एंड फिरौन की फिलॉसफी, ही इज टॉकिंग अबाउट सभी कहानी। लैला हाँ, तो लैला अब वो इन सारे फिलोसफीज को एक गाने में मेंशन करने के लिए ये जरूरी है कि उस आदमी उन फिलोसफीज को पढ़ा हो। हाँ। अब ऐसे मेंशन नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। चलिए, हीर रांझा और लैला मजनू तो ठीक है, मूसा और फिरौन की, आई मीन दैट्स सम गुड 5000 years बैक। और मैं उनके साथ क्लोजली काम किया, तो वो रशियन लिटरेचर, जर्मन लिटरेचर, ये काफी ज्यादा पढ़ते रहते हैं। तो इसलिए उनके उसमें ना एक वो नयापन मुझे हमेशा नजर आता है चीजों को लेकर के। आपकी लिखी तो फेवरेट नज्म? यार, अपनी अपनी कोई फेवरेट होती है क्या? फेवरेट तो दूसरों की होती जो है। जो आपको आपको दिल करे, अब आप एक पढ़ ही दो ऐसा। आप एक छोटा सा पढ़ फिर दो। एक छोटी नज्म है, बहुत छोटी नज्म है, बस कनेक्ट करने की कोशिश करना। मेरे कमरे में एक खिड़की है, मेरे कमरे में एक खिड़की है, खिड़की से मैं दुनिया देखा करता था, खिड़की पर अब अखबार लगा है, मेरे और दुनिया के दरमियान बस अखबार खड़ा है। तो गुड। हमारे यहाँ इंडिया में वो ट्रेडिशन है ना कि वी यस पुट यस। वो, सो मतलब मैं समहाउ आंखों से नहीं देख रहा हूँ, अब सुबह सवेरे की अखबार ही तय करती है कि दुनिया कैसी। दुनिया कैसी है। वी आर सो मच रिलाइंग ऑन द डिजिटल कंटेंट, द मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, कि हम एक्चुअल में लोगों से जाके बात करना भूल गए हैं। मुझे इंस्टाग्राम यसीन के बारे में ज्यादा बताता है, बजाय कि मैं यसीन से जाके मैं डायरेक्ट बात करूं। सो ये एक हाँ, बहुत बट की बात। आप ये वो देखिए ना, इंस्टाग्राम, आप ये जो एक वर्चुअल वर्ल्ड है, आई मीन इसमें एक होल, एक बहुत अच्छा पोएट होगा, ठीक है, बहुत कमाल का पोएट होगा जो बहुत कमाल की शायरी लिख रहा है, उसके पेज में आप जाएंगे, शायद आपको 20 लाइक मिल जाए, 10 कमेंट मिल जाए। एक क्योंकि उस आदमी को सोशल मीडिया हैक्स मालूम नहीं है।
या वो उस चीज में यकीन नहीं रखता। एक लड़का है, यंग है, मैं आपको इसके बाद एक इंसिडेंट भी बताता हूँ आपको। उसको सोशल मीडिया हैक मालूम है, उसमें 300 लाइक्स आ रहे हैं, तो वो अपने आप को उस ट्रेडिशनल पोएट से बड़ा शायर मानता है, चाहे वो कुछ भी कचड़ा लिख रहा हो, करेक्ट करेक्ट, कुछ आई भी एग्री। नॉनसेंस लिख रहा हो। मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। एक साहब थे जो काफी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से थे, उनको शायरी का बहुत शौक था। उन्होंने एक किताब लिखी, किताब को लॉन्च किया। उस टाइम में अमेजोन और फ्लिपकार्ट वगैरह काफी नया था मार्केट में। और उन्होंने अपने सर्कल में, क्योंकि वो बी स्कूल से पढ़े हुए थे, इंडिया के लीडिंग बी स्कूल से, अपने सर्कल में सर्कुलेट किया कि भाई देखो मेरी किताब आई है। और उन सारे फ्रेंड्स ने और रिश्तेदारों ने किताब खरीदी। तो उनकी बुक जो है वो मेरे ख्याल से 3rd रैंक पे आ गई उस हफ्ते के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा सेल हुआ था। उनको वो हैक्स मालूम थे। और गुलजार साहब की पोइट्री की बुक आई थी, वो 6th रैंक पे थी। तो उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखा कि सो एंड सो वेबसाइट रेट्स मी अबव गुलजार। वाह। तो ये है, मतलब जिनको सोशल मीडिया हैक का आइडिया है उनके लिए ये चीज है। मैं ये ऐसे, दुनिया, उनकी दुनिया भी बहुत वर्चुअल है ना, उनकी दुनिया भी बहुत बनावटी है। अगर वो जब ऑडियंस के सामने आएंगे ना, 4 ऑडियंस को वो ही विल नॉट बी एबल टू एंटरटेन। उनके लिए 5 आदमी नहीं आएगा, ऐसे लोगों के लिए। ये वैसे ही इवेंट्स पे चल पाएंगे जिस इवेंट पे कोई बड़ा गेस्ट आ रहा हो, जिसके लिए ऑडियंस आ रही हो, और ये लोग जो है ना फिलर्स हो। मतलब ये तो आपने बहुत रियलिस्टिक बात बोली है। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ इन दिल्ली में, इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे हैव अ मोर फॉलोअर देन अमिताभ बच्चन, और दे थिंक दैट दे हैव अ मोर ट्रैक्शन ऑनलाइन देन मिस्टर बच्चन, की वो उनके पास इतना फॉलोअर है। मतलब वो खुल के भी ये बात बोल सकते हैं, इफ यू हैव अ डिबेट विद देम कि इतने तुम्हारे क्यों हैं, तुम्हारे तो 60 मिलियन 50 मिलियन जा रहे हैं, सो आई हैव अ बिगर देन, कुछ तो कारण होगा ही कि मैं अमिताभ बच्चन से ज्यादा फेमस हूँ सोशल मीडिया पे। ऐसी ऐसी धारणाएं, बच्चे हैं, खैर क्या बोल सकते हैं, चलिए जाने देते हैं। मतलब लेकिन इससे पोएट्री का कोई लेना देना नहीं है ना। Obviously, अच्छा, एक चीज ये भी है कि देखो ये चीज हमारे इंडिया में ना, पोएट्री इज बिकम वो अब लिटरेचर के कैटेगरी से निकल के वो एंटरटेनमेंट के कैटेगरी में धीरे धीरे आ रहा है। करेक्ट। इसलिए आप देखिएगा जहाँ मुशायरा हो रहा है कोई अच्छा, वहाँ 20,000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, 15,000 लोग हैं, यूपी और वगैरह के इलाकों में। लेकिन पोएट्री वाज ऑलवेज मेंट, इट वाज नेवर मेंट फॉर मासेस। इट वाज इट वाज अ वेरी प्राइवेट थिंग। आप पीछे से चले जाएं, आप कभी भी आप मुगल का इरा देख लें, उसके बाद का देख लें, इट वाज मेंट फॉर इंटेलेक्चुअल्स। करेक्ट, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। ठीक है। अब वो एक से एक शायर है, मतलब आप स्पेशली जो इतने सारे मुशायरा होना शुरू हुए ना, उसमें एक से एक लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं, उसका पैसा मिल रहा है उनको, तालियां भी बज रही हैं उस पर। करेक्ट। सो एक मैच्योर पोएट कौन होता है आपके हिसाब से, या आपके एनालिसिस के अनुसार, कि मैं एक पोएट मैच्योरिटी के फेज में कब पहुंचता है? इकबाल अशर का बहुत अच्छा शेर है, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गजलों में जवानी आई। क्या बात, अरे अरे अरे। इकबाल अशर बहुत अच्छे शायर है। जो लोग शायरी का शौक रखते हैं उनको पढ़ने की कोशिश करें, बहुत कमाल के शायर है। ढल गई उम्र तो गजलों में जवानी आई। तो यार ये मुझे लगता है कि ये एक प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहेगा। जो चीजें आपने आज लिखी है वो आपको लगेगा यार मैं तो इससे बेटर लिख सकता था। जो हम्म। कल लिखी है वो आपको लगता था नहीं यार मैं तो इससे भी बेटर लिख सकता था। मैं इनफैक्ट गुलजार साहब के बारे में मुझे कोई उनका बहुत करीबी बता रहा था कि गुलजार साहब एक पोएम को लिखने के बाद छोड़ देते हैं 5-6 महीना आमतौर पे, और 5-6 महीने के बाद रिविजिट करके देखते हैं कि वो रिलेवेंट है कि नहीं है। कई बार आपने अपने इस मूवमेंट पे एक पोएट्री लिखी, आपको लगा कि यार ये कमाल की पोएट्री है, लेकिन उसकी लॉन्गेटिविटी तब होगी जब वो 6 महीने के बाद भी रिलेवेंट हो। अगर वो 6 महीने के बाद आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, तो दूसरों के लिए क्या रिलेवेंट होगा? अगर उनको लगता है कि ये रिलेवेंट है तो उस पर वो काम करते हैं। राहत इंदौरी साहब कैसे हैं? आप तो मिले, उनका तो फौत भी हो मैं गया। मिला हूँ ना, कमाल 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 के इंसान थे यार, कमाल के इंसान थे। राहत इंदौरी साहब बहुत कमाल के इंसान थे। उनके बेटा सतलज है आजकल, काफी अच्छे हैं वो भी। लेकिन ही वॉज जेम ऑफ अ पर्सन। मैं उनसे 2-3 बार मिला हूँ।
He was Jammu person. मैं Full बच्चों of को बता दूं, poetry है वो. राहत इंदौरी इकलौते ऐसे पोएट थे जिनके पोएट्री ओरेशन स्टाइल बहुत कमाल है। अगर तुम देखोगे तो वो लिखते तो कमाल हैं। He was very dramatic. He knew how to capture the stage. He knew it. He knew it so well. एंड जावेद अख्तर के बारे में बताइए। यार जावेद अख्तर से मेरा बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है. जावेद अख्तर बहुत बेसिक रहा है. लेकिन पता है जावेद साहब के बारे में, अगर इंडिया में कोई भी पीरियोडिक फिल्म बन रही है, जावेद साहब से अच्छा राइटर नहीं है. आप जाके देख लीजिए. बड़ा स्टेटमेंट मार रहे हो आप, क्यों क्यों ऐसा आपको मैं आप मैं आपको पता नहीं कितने लगान के गाने देख लो. लगान का पहला गाना कौन सा था? फर्स्ट गाना है घन 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 घन. ठीक है. अब उस गाने को आप थोड़ा सा और डीप जाइए. 4 से 5 मिनट का गाना है, और 4 से 5 मिनट के गाने में सिर्फ ये लिखना है कि बारिश आ रही है, आने वाली है. बारिश तो आई नहीं ना. वो आदमी इतना बड़ा राइटर, वो 4 मिनट उसको लिखने में सिर्फ यही लिखा है कि बारिश आ रही है 4 मिनट. अब क्या लिखोगे यार? बारिश आ रही है, बरखा आएगी क्या, उसके बाद आने के बाद बारिश होगी, बारिश के बाद बच्चे खेलेंगे, फल उगेगा, अनाज उगेंगे, मतलब हरियाली आएगी. लेकिन अभी तो कुछ आ ही नहीं है. अभी तो आ ही रही है. वो 5 मिनट उन्होंने 4-5 मिनट उस पर ही लिख दिया उन्होंने. मैं आपको उनके जोधा अकबर देखो, क्या कमाल का काम किया उन्होंने. एक और मूवी फ्लॉप हो गई थी, पता नहीं कितने लोगों को उसका गाना पसंद है. मंगल पांडे के गाने को सुनना दोबारा. सुना है मैंने. पीरियोडिक फिल्म में उनसे बड़ा राइटर नहीं है यार. उसके बाद भी आप एक तरफ वो पीरियोडिक फिल्म देखना जिसमें जावेद अख्तर ने गाने लिखे हैं. एक तरफ आप वो पीरियोडिक फिल्म रखना जिसपे जावेद अख्तर ने गाने नहीं लिखे. मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिन्होंने उस पे गाने लिखे वो खराब राइटर है. सब एक अपना जॉनर, एक अपना जॉनर हो जाता है, डोमेन बन जाता है जिसपे वो कंफर्ट, जिसमें उनकी महारत होती है. आप पिछले 5 साल में जो पीरियोडिक फिल्म आई है उस पे गाने देखना, और उससे पहले की पीरियोडिक फिल्म पे गाने देखना, चाहे वो पेट्रियोटिक ही सॉन्ग हो, और फिर आप उसको कंपेयर करना. अब तो डिजाइन कॉलेज जैसे कि निफ्ट हो गया और बाकी भी हैं, वहां भी पोएट्री और फिलोसफी पढ़ाई जाने लगी है। आपको क्या लगता है कि फिलोसफी मुझे भी आया था. हाँ हाँ, मुझे मुझे याद है. अप्रोच किया था निफ्ट ने. मुझे निफ्ट ने अप्रोच किया था इस साल, बट मेरा बड़ा ट्रैवल प्लान ज्यादा था. तो इसी पे मेरा एक सवाल है कि वहां पर फिलोसफी पढ़ाई जाने लगी, आपको क्या लगता है कि फिलोसफी किसी व्यक्ति को क्रिएटिव थॉट्स या डिजाइनर बनने में हेल्प कर सकता है? देखो यार, मुझे लगता है कि इनहैंस कर सकता है वो. आपको क्रिएटिव तो आपको होना पड़ेगा. क्रिएटिव अगर आप हैं तो आपकी क्रिएटिविटी इनहैंस की जा सकती है. आपके लिए नए दरवाजे खोले जा सकते हैं. मकान बना हो तो खिड़की बनेगी ना. अगर वो मकान ही नहीं हो, आप उसमें खिड़की लगाने की कोशिश करें कि देखो यार खुला मैदान है, ये खिड़की है, ये खिड़की है, ये खिड़की है, तो फिर कोई मकसद नहीं है. लेकिन हाँ, अगर मकान बना हो तो उसमें एक खिड़की खोला, आपने देखो ये एक फिलोसफी है, अरे वाह क्या कमाल फिलोसफी है यार ये. फिर दूसरा दरवाजा खोला कि देखो ये भी एक फिलोसफी है, ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, ये एक स्कूल ऑफ थॉट है. आप एग्री करें नहीं करें वो चीज अलग है. करेक्ट करेक्ट. बट स्कूल ऑफ थॉट ये अच्छा, ये भी है, अच्छा ये भी है. फिर चीजें जो है करते करते वो फिर अपना एक एनालिसिस शुरू होता है. अच्छा ये ऐसे हुआ, फिर वो ऐसे हुआ, फिर वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में इंसान चला जाता है उस फिलोसफीज को लेकर के. कई बार वो फिलोसफी जो है कहीं ना कहीं जाके देयर इज अमैल्गमेशन ऑफ द फिलोसफीज, वो अपने जहन पे क्रिएट करता है उस चीजों को. करेक्ट. चलिए, 3 पोएट्री की किताब आपको सजेस्ट करनी चाहिए जो कि बच्चों को पढ़नी चाहिए या ऑडियंस को पढ़नी चाहिए, जो आप सजेस्ट करेंगे. देखो 2 चीजें. एक तो ये कहा जाता है कि जिनको उर्दू लिटरेचर पढ़ना है या सीखना है, शायरी सीखनी है, तो उनको उनके लिए दाग को पढ़ना बहुत जरूरी है. ठीक है. ठीक है. मैं अभी के टाइम में 2-3 किताबें मैंने ऐसी रिसेंट पढ़ी हैं जो बहुत कमाल की किताब लगी. एक शायर है अभी के टाइम में बहुत बड़े शायर है, नुमान शौक.
नुमान शौक की एक किताब है, उसका नाम है आखिरी इश्क सबसे पहले किया। नुमान शौक साहब के अलावा एक किताब है, गुलजार साहब और नसीन मुन्नी कबीर की कॉन्वर्सेशन है, जिसको किताब के फॉर्म में लेके आए। ओके। वो किताब भी बहुत कमाल। तीसरी किताब जो है, अगर मैं कलीम आजिज साहब को बहुत हाईली रेट करता हूँ, उनकी किताब है, उनकी जो कुल्लियात आई है, जो फाइनल कंपाइलेशन है, वो बहुत कमाल की है। ये बाय द वे वही शायर है जब इमरजेंसी लगा था, पहले पता नहीं लाल किले के मुशायरे का ट्रेडिशन ये हुआ करता था कि प्राइम मिनिस्टर खुद आते थे, वो बड़ा प्रेस्टिजियस मुशायरा माना जाता था। करेक्ट। और जो पोएट्स भी आते थे, बड़े प्रेस्टिजियस पोएट, तो जिसमें कलीम आजिज साहब ने ये शेर पढ़ा था, न दामन में कोई छीड़ न खंजर में कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। और इंदिरा गांधी गॉट वेरी अनकंफर्टेबल विद दिस एंड ही रेड इट थ्राइस। इस शेर पे वो रुक गए और उसके बाद उनको कभी लाल किले के मुशायरा पे नहीं बुलाया गया। वो आखिरी टाइम था ही वाज इनवाइटेड टू द लाल किला मुशायरा। लॉट ऑफ इनसाइट्स। चलिए अब हम कुछ बच्चों के सवाल ले लेते हैं, और बच्चों आप अपने सवाल सोच के रखिए, तब तक मैं और यासीन भाई कुछ कुछ बातें कर रहे हैं। सो वील हैव 2-3 क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स आल्सो। जी भाई बताइए, आप बोल रहे थे कुछ। नहीं आप प्लीज। यस, सो गो ऑन गाइस। यस त्रिशा, गो अहेड। Originally, I have two questions, but the first one I would like to ask you, first of all, good evening. गुड इवनिंग। As a poet, do you think, क्या आपको ऐसा लगता है कि चुप्पी में या साइलेंस में शायरी सुनाई दे सकती है? बिल्कुल सुनाई दे सकती है। आप जिस थॉट, जो चीज आपके जहन में चल रही है, जो चीज आपके दिमाग में चल रही है, उसके अराउंड शायरी आपको सुनाई देगी, क्योंकि आप उस थॉट में उस आपने एक वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ है अपने लिए। और जब आप खामोश है, आप पूरी तरह कंसंट्रेट करके उस वर्ल्ड पे हैं, तो बिल्कुल आपको शायरी सुनाई देगी उसमें। Thank you. My second question is, okay, so we as humans, we try to or like to escape into हमारी एक खुद की दुनिया, or like a world where we reside in, where things can be unreal or far beyond what they should be. Do you believe that poets and poetry looks beyond the world in its actuality, something more than what the reality shows? They do. I mean, they do. So poetry is a space where there is no limit. आप हवाओं में महल बना रहे होते हैं और आपको लग रहा होता है कि वो महल बन गया है, आप उस बात पे यकीन करते हैं। So poetry, not just poetry, any form of art, it allows you, it gives you that space कि आप अपने कंफर्ट और अपने रियलिस्टिक, जो एकदम रियलिस्टिक सा एक दुनिया है, उससे बाहर निकलें। That is where you start imagination. What are imaginations basically? अब ये इमेजिनेशन तो है नहीं ना कि अब आज मैं घर से निकलूंगी, अपने फ्रेंड से मिलूंगी और विल गो टू मैकडी, विल हैव Yeah. बर्गर, विल कम बैक। It's तो how एक प्लान बन गया है। it's how Franz Kafka says, right? The more you live in delusions, the more you manifest it to come true. मैं आप एक बिल्कुल, मैं आप एक बल्कि एक कॉन्टेम्पररी शायर, हमारे काफी अच्छे फ्रेंड है असीम अब्बासी, उनका एक शेर है। वो शेर का पहला लाइन तो मुझे याद नहीं है, वो दूसरी लाइन कुछ ऐसी है, दूसरा मिसरा कुछ ऐसा है उनका, यूं कैद होकर रह गए हैं आजादियों में हम। तो ये जो आजादी है, इसमें हम कैद हो गए हैं। वी हैव स्टॉप्ड इमेजिनेशन, लाइक वी डोंट इमेजिन एनीमोर, क्योंकि हमें इतनी आजादी मिल गई है ना, हर चीज की इतनी सहूलत है कि अब वो इमेजिनेशन जो है लोगों के अंदर, वो खत्म हो गया है। सर गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग कृष्णा। मेरे को पूछना था कि आप पोएट्री की पावर बता सकते हैं क्या हमको, कि लाइक पोएट्री से क्या क्या हो सकता है, पोएट्री से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, क्या पोएट्री से रेवोल्यूशन आ सकता है। हमने कुछ कुछ चीजें को पढ़ी है कि ठीक है, हम पोएट्री लिखा करते थे कौन से कॉन्टेक्स्ट में और उससे क्या क्या चेंजेस है। बट यू एज अ पोएट, व्हाट डू यू थिंक पोएट्री से क्या क्या सॉल्व हो सकता है दुनिया में, और क्या क्या चेंज ला सकते हैं। ओके, राइट।
ये बहुत अच्छा एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका कोई पर्टिकुलर जवाब तो नहीं हो सकता है, लेकिन हम केस स्टडी देख सकते हैं कि आज़ादी के टाइम में हम लेट्स स्टार्ट विथ आवर ओन फ्रीडम स्ट्रगल कि व्हाट वाज द नीड ऑफ पोएट्री एंड हाउ इट वर्क द स्लोगन्स। आई मीन दैट इज व्हाट पम्प्ड पीपल। एक के बाद एक स्लोगन्स जो हमने हमारा स्लोगन्स हुआ करता था या जो पोएट्री हुआ करती थी एंड द द ब्रिटिशर्स वर एक्चुअली स्केयर ऑफ इट। एक शायर हैं जिन्होंने जनरल डायर के ऊपर पोएट्री लिखी एंड जिस टाइम में वो ऑल इंडिया रेडियो पे वो शायरी को पढ़ रहे थे, उसी टाइम पे उनके घर पे रेड हो रहा था। मैं आपको एक और हमारे एक शायर हैं मोइन शादाब, मोइन भाई वो बताते हैं कि हिटलर के टाइम में एक पोएट था वहाँ पे, जर्मन पोएट। ही रोट अ पोएट्री ऑन हिटलर एंड ही गॉट अरेस्टेड। तो उसकी 6 साल की बेटी थी, उसने अपने माँ से ये सवाल किया कि माँ, हिटलर ने पिताजी को अरेस्ट क्यों कर लिया? तो उनकी माँ ने कहा कि तो आपके पिताजी ने एक पोएम लिखी है। तो बच्ची कहती है इसलिए अरेस्ट कर लिया, हिटलर भी एक पोएम लिख देता पिताजी के ऊपर। तो उसकी माँ ने कहा अगर हिटलर को पोएम लिखना या पढ़ना पढ़ने से पोएम उसको समझ आती तो वो हिटलर नहीं होता। सो बेसिकली क्या है, देखो वी ऑल आर कृष्णा, वी एक चीज जो बहुत बेसिक सी चीज है ना, वी ऑल आर बॉर्न ह्यूमन, हम आदमी हैं। तो आदमी से जो इंसान बनने का जो आदमी से जो इंसान बनने का सफर है ना, ये आर्ट का कोई भी फॉर्म हो उस चीज को बहुत आसान बनाता है। बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना, गालिब का शेर इसी चीज के ऊपर है। देखिए वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है नहीं कर सकती, ये अपने ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग, इसका आंसर बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग होगा, कॉन्ट्रडिक्टिंग होगा। हर इंसान का एक अपना नैरेटिव होगा, लेकिन वो आपके नैरेटिव को बेहतर तरीके से और बहुत ज्यादा लॉन्गिटिविटी की तरफ के साथ पेश कर सकती है। आपको कोट किया जाएगा, आपके बारे में लोग बात करेंगे, आपके बारे में जिक्र करेंगे, आप अपने आप को अपने प्रोटेस्ट को आप रजिस्टर कर सकते हैं नॉन वायलेंट तरीके से। ये चीज जरूर है। हाँ, आप ये चाहिएगा कि सिर्फ पोएट्री से ही रेवोल्यूशन आ जाए, वो नहीं है। उसके साथ हर चीज की आप डिप्लोमेसी में जो है वो सिर्फ कल्चर डिप्लोमेसी भी है आपके साथ, फिर क्या कहते हैं इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी है, पॉलिसी मेकिंग है, एक्सटर्नल अफेयर डिप्लोमेसी, बहुत सारी चीजें हैं। बट दिस आल्सो प्लेज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स, दिस वन ऑफ द मेजर फैक्टर दैट इज इन्वॉल्व इन सॉल्विंग इश्यूज। सही सही। एक एक और क्वेश्चन था सर। जी अ, जी। तो ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट मैंने ले लिया था। अभी एक सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट कि इन आवर डेली लाइव्स, जैसे हम माँ बाप के साथ बैठेंगे, फैमिली के साथ बैठते हैं, तो वहाँ पे हम कैसे, लाइक जनरली कुछ कुछ फैमिलीज में पीपल डू मुशायरास, दे सिट टुगेदर पोएट्री से, एक फैमिली में लाइक खुश होते हैं लोग, बैठते हैं बात करते हैं। तो मेरा जॉइंट फैमिली है। सो व्हाट डू यू थिंक, ऐसे छोटे छोटे जगहों पे पोएट्री हम यूज कैसे कर सकते हैं? लाइक आई एम जस्ट गिविंग अ रफ आइडिया कि कैन आई राइट अ पोएट्री एंड स्टिक इट ऑन माय घर का वॉल, और शुड आई एक बार घर पे जब हफ्ते में एक बार जब सब फैमिली बैठे तो मुशायरा करे। लाइक पोएट्री से हम कैसे एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना सकते हैं? देखो यार, मैं अपना देखो, एक तो जो घर पे बैठ के वो बैठते हैं ना, पोइट्री सेशन होती है, उसको नशिस्त कहते हैं बेसिकली। मुशायरा इज अ बाहर एक्सटर्नल, एक तरीके से जो बड़ा सा सेलिब्रेशन होता है उसको मुशायरा कहते हैं। तो यार ओके। सबसे पहला है कि गेट लॉट ऑफ पोइट्री बुक्स, गेट सम डिसेंट रिलेवेंट पोइट्री बुक्स इन द फैमिली। ठीक है, पुट इट इन द ड्राइंग रूम कि आपके अलावा भी लोग जब फ्री टाइम पे बैठे हों तो उन्होंने वो पोइट्री बुक उठा ली, हम्म। कोई पढ़ा। इंटरेस्ट तो जनरेट होना, अगर उनका इंटरेस्ट नहीं है पोइट्री की तरफ, आप पोइट्री पढ़िएगा वो डिस्करेज कर देंगे आपको। कुछ सही बात। फैमिली ग्रुप है उसमें कभी ये नहीं कि सुबह गुड मॉर्निंग और एक शेर भेज दिया, वो चीजें वर्कआउट नहीं करेंगी। लेकिन हाँ, किसी किसी ओकेजन में कुछ रिलेवेंट आपने पोइट्री डाली जिससे उनका इंटरेस्ट जनरेट हो उन चीजों पे। हाँ। लेकिन हाँ, पोइट्री बुक ऑलवेज वर्क्स। कुछ अच्छी पोइट्री बुक जो उनको समझ पे आए
उनके टेस्ट के मुताबिक वो आप डाल दीजिए। इंसिस्ट मत कीजिए किसी को पढ़ने के लिए, बट यू शुड नो कि हाँ भाई ये इंसान यहाँ पे बैठता है आधे 1 घंटे के लिए, अगर सामने किताब रहेगी तो उठा लेगा। 2-4 ही लाइन पढ़े लेकिन पढ़ लेगा वो। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है इंटरेस्ट जगाने का। चलिए, यस शिवानी, शिवांगी, थैंक यू सर। प्लीज आस्क द क्वेश्चन। Good evening, sir. I had a Good question evening. where all poets or anyone who's creative has a source of inspiration that allows Right. them to reach a depth of emotion that they didn't know would exist. I want to ask what your source of inspiration is when you write. Yeah, the source of inspiration keeps changing. To be very honest, it's never constant. Uh, when I started writing, so I told you I was brought up in Gulf and I went to India for my studies. I kind of felt very lonely. I mean, I thought because there was a shift in the lifestyle, the way people live in other part of the world and India and maybe other part of the world, it's pretty different. वो adjustment थोड़ा सा आपको time लगता है. So I felt I was very alone. I have a lot of problems in my life, and ये क्या हो रहा है मेरे साथ and this sort of thing. This kind of made me write. My first poem was very dark. It was on death. Then उसके बाद आप थोड़े से और बड़े होते हैं, आपको प्यार हो जाता है, तो फिर आप you start writing very romantic poems, you know, dreamy ones. उसके बाद दिल टूट जाता है, तो फिर अगेन यू कम बैक टू द डार्कनेस, यू स्टार्ट राइटिंग डार्क पोएम्स। फिर इवेंचुअली क्या होता है ना, जैसे कि आज के टाइम पे अगर आप मेरी पर्सनली बात करें, इट्स मोर ऑफ अ पॉलिटिकल, इट्स द सिचुएशन ऑफ द पीपल अराउंड, द हेल्पलेसनेस, दैट आई सी इन माई सेल्फ, आई एम नॉट एबल टू हेल्प, वो दैट काइंड ऑफ स्ट्राइक्स मी डीप विद इट। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि आई सिट एवरी डे एंड आई राइट, इट इज अ प्रोसेस, वो मेरे अंदर बॉईल हो रहा है, बॉईल हो रहा है, बॉईल हो रहा है, वो एकदम से पॉट से निकलता है कभी ना कभी। लेकिन ये जो तरीका है लिखने का, ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि जितने भी बड़े शायर हैं, बड़े राइटर हैं, दे सिट स्केड्यूल के साथ वो हिसाब से बैठते हैं और लिखते हैं। जितने भी लोगों से मैं गुलजार साहब आज ही 5 घंटा बैठते हैं अपने डेस्क पे। जिन लोगों ने अभी रिसेंटली, मेरे एक फ्रेंड ने उनके साथ काम किया है, he has told me he sits around 12 and gets up 4:35। और मैं जयंता महापात्रा से मिला था, इंग्लिश के बहुत बड़े राइटर थे। उन्होंने कहा एवरी मॉर्निंग आई गेट अप, द फर्स्ट थिंग इज दैट आई सिट ऑन माय टेबल टू राइट। इफ आई एम एबल टू राइट, फाइन, इफ आई एम नॉट एबल टू राइट, स्टिल आई सिट एंड आई ट्राई टू राइट। बट मेरे साथ ये है कि प्रोसेस वो हो नहीं पाता है मेरे साथ। मैं बहुत बार मैंने कोशिश किया, वो प्रोसेस काम नहीं कर पाता है, बट इट फॉर मी इट्स हेल्पलेसनेस, that I'm not able to help or I'm not able to make things better for someone. That is the idea which puts me into a very discomforting space, and generally that gives birth to a poetry. Thank And you, it sir. can be very different. It can be very different for everyone. I mean, it's something. The process is very different for everyone. It might not be same. मुझे पूछना था कि आई लिसन टू यू टॉक एंड आई वाज रियली इंट्रीग्ड, क्योंकि मैं एज as a young person I don't write a lot, so I wanted to ask कि if someone my age or we as youngsters, if we want to develop an interest in poetry and if we want to develop those skills, so वो कैसे करने का। देखो यार निशा, फर्स्ट रीड अ लॉट। जो भी एक तो ये कि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी कि आप किसको पढ़ रही हैं। अब बहुत से लोग ना एकदम गुलजार साहब को पढ़ के गुलजार साहब बनना चाहते हैं, वो होगा नहीं। आपको उनको पढ़ना पड़ेगा जिनको गुलजार साहब ने पढ़ा है, तब आपका स्किल ओवर द इयर्स एनहांस होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मे बी योर प्रोफेसर, योर टीचर और हूएवर, आस्क देम, जो भी आपका टेस्ट ऑफ लिटरेचर है उसमें सबसे अच्छा राइटर कौन है, या कौन 5, 7, 10 अच्छे राइटर्स हैं, उनको पढ़िए आप। एंड देन दूसरी एक चीज़, जैसे मैंने कहा कि जितने भी बड़े राइटर्स से मैं मिला हूँ, उनके अंदर एक चीज़ बड़ी कॉमन है, वो ये कि दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द टाइम व्हेन दे सिट एंड दे राइट। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी राइटर थी,
मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो उनके हस्बैंड, दोनों उनके हस्बैंड भी काफी बड़े प्ले राइटर थे और ये काफी अच्छी राइटर थी। अ, वो कहती हैं कि आप एक दिन समुद्र के किनारे जाइए या तालाब के किनारे जाइए और आपने थोड़ा सा चारा मछली के लिए डाला, मछली आ जाएगी, वो चारे को स्मेल करके सेंस करके वो आ जाएगी। अगले दिन आपने फिर से डाला उसी टाइम पे जाके, तो मछली फिर आएगी। तीसरे दिन से वो वहां वेट कर रही होगी आपका। आप जाएंगे तो थॉट का जो है ना, कुत्सिया बानो इनका नाम है, काफी अच्छी राइटर है। तो अब तो नहीं नहीं वो, तो उनका ये कहना है कि थॉट ऐसे ही होता है कि पहले दिन आप बैठेंगे कुछ नहीं आएगा, आप बैठेंगे थोड़ी देर के बाद थोड़ा बहुत थॉट कुछ आ गया, दूसरे दिन बैठेंगे फिर आ जाएगा। लेकिन अब जब आप रेगुलर बैठेंगे ना, तो द थॉट्स विल बी वेटिंग, आप बैठेंगे और वो आना शुरू हो जाएगा। Also Nishtha, very important, if you are a writer, it's very important that you start absorbing things around you, क्योंकि जो आप अब्जॉर्ब करेंगे वही निकलेगा, वही प्रोसेस होगा वही निकलेगा। सो अ राइटर इज मोर लाइक अ स्पॉन्ज, जो चीजें वो अपने आसपास देख रहा है वो सबको अपने अंदर अब्जॉर्ब करता जा रहा है। जब हम खुश होते हैं तो हम धुन सुनते हैं, और जब हम दुखी होते हैं तो ध्यान केवल लिरिक्स पर जाता है। ये बहुत बहुत गहरी बात है जो आपने एक लाइन में बोल दी है। आई एम श्योर हम आपको और सुनेंगे। आई एम श्योर हम आपके साथ फिर से पॉडकास्ट करेंगे, सो दैट जब आप एक बहुत बड़े राइटर के साथ एक कुछ बहुत बड़ा धमाका करने जा रहे हैं, उसका हम फिंगर क्रॉस। फिंगर क्रॉस्ड, सो हमें देखने को मिलेगा। इट्स ऑल आवर विशेस कि ये जल्दी से हो, सो दैट हम यासीन भाई को बिल्कुल सुने। आई होप आपको भी मजा आया होगा। समय कैसे निकल गया मुझे पता भी नहीं चला, 1 घंटा कैसे निकल गया, और हमने बोर नहीं किया होगा आपको। प्लीज। नहीं नहीं यार, आई मीन आई जस्ट आई एंजॉयड इट thoroughly, and I'm not basically very good as a speaker. So I'm sorry ये if अच्छी some of you बात है, did not और enjoy it. आप पहले ही खतरनाक हो। हम तो वो जजमेंट कर ही नहीं रहे कि आप अच्छे स्पीकर हो कि नहीं हो, वो तो वो वही वाली कुछ बात लोगों है। को मतलब कुछ लोगों को बड़ी महारत होती है स्टेज, वो उनके उनको बस माइक देने की जरूरत है, करेक्ट। और वो माइक देते ही वो ऐसा जादू बिखेरते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता है कहाँ ले गए वो। करेक्ट। सो ऑल राइट, सो वी एंड आवर पॉडकास्ट हियर।